बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम में हम आपके बहुत सारे डाइट से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। वो लोग जो कोई डाइट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लोग कहते हैं जी बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, अगर खाना खा ले तो वो हज़म नहीं होता। तो वो लोग जिनको प्रॉब्लम रहता है कि खाना हज़म नहीं होता, खाना खाया हुआ वापस ऊपर आ रहा होता है, हम गलतियाँ कुछ कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं वो भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बच्चे कुछ नहीं खाते, ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न है, मेरे समेत। तो बच्चों के लिए खाना किस तरह से उनको हमने खाना खिलाना है, आदत उनकी किस तरह से बनानी है, बच्चों की डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी है, आज के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपका मुस्कुराना और आपकी एनर्जी है ना, ये मुझे सम टाइम कॉन्शियस कर देती है कि मैंने भी पूरी एनर्जी से आपके साथ शो करना है। ऐसे खुश रहें। थैंक यू सो मच जी। इट्स ऑल बिकॉज कि अगर आप अच्छा नाश्ता करके बैठते हैं तो आप बड़े एनर्जेटिक होते हैं। ये तो आपने जादुई बात बता दी है, तो चले यहाँ से ही हम बात का स्टार्ट कर लेते हैं। नाश्ता अहमियत क्या है? मैं स्किप कर देती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत दफ़ा। अच्छा, सबसे पहले तो अना, जब हम एक लफ्ज़ बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट, ब्रेक द फास्ट, अगर हम रोज़ा नहीं खोलेंगे तो हम एनर्जेटिक नहीं होंगे। सही कह रही हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है रात का जो इंटरवल होता है, 8 से 12 घंटे नींद मोस्टली लोग ले रहे होते हैं। और उसके बाद जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और अगर हम अपने आप को फिर 4 से 5 घंटे के लिए स्टाव रखें तो वो ऐसी ड्रेन्ड हालत है कि जैसे आपने रोज़ा नहीं खोला और आप फास्टिंग में हैं और आपकी एनर्जी जो है वो बहुत कम है। आपके बॉडी रिजर्वर्स जब आप सो रहे होते हैं तब भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं मसल रिकवरी में। तो इसलिए दिन में उठते सार जब हम लोग एक प्री ब्रेकफास्ट या एक अच्छा ब्रेकफास्ट वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपनी बॉडी को फ्यूल अप नहीं करेंगे। अच्छा अना, इधर मैं एक बड़े मज़ेदार बात शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, आज एक ट्रेंड चल रहा है जी वेट लॉस करें, नाश्ता स्किप कर दो, नाश्ता नहीं करें, हम फास्टिंग कर रहे हैं और दोपहर को खाएंगे डायरेक्ट। अब होता यह है कि जब हमारी बॉडी 9 घंटे से ज़्यादा देर स्टारवेशन में रहती है तो क्या होता है कि बॉडी सिग्नल दे रही होती है मेरे अंदर कुछ डालें, मेरे अंदर कुछ डालें, लेकिन हम बॉडी को स्टिल कह रहे होते हैं ये भूखी रहेगी तो शायद हमारे फैट सेल्स जो हैं वो सुकड़ जाएंगे और हम पतले हो जाएंगे। जबकि अच्छा वर्दा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस करके देखा है। अगर नाश्ता वगैरह ना किया हो, दफ्तर आओ, आप लेथार्जिक तो रहते हो, ऐसे पकड़ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़े होते हो, लेकिन जब मैं ऊपर जाके मिरर में अपना फेस देखती हूँ मुझे छोटा लग रहा होता है मुँह, और मैं इतने में खुश हो जाती हूँ कि भाई मेरा वेट कम हो रहा है। तो ये नॉर्मली लोगों के रवैये हैं, जो आप कह रही है ना कि लोगों को लगता है अगर आपकी बॉडी सिग्नल भी दे रही है कि आपने खाना खाना है खाना है, हम कहते हैं नहीं हमारा तो वेट कम हुआ हुआ लग रहा है तो रहने दो। यस। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मेजर मसला आता है, जो लोग नाश्ता नहीं करते उन लोगों की गट बड़ी डिस्टर्ब होती है। अच्छा। होता ये है कि जब वो डायरेक्ट दोपहर का मील लेंगे तो एक तो होगा वो मील जो है वो यूजुअली बड़ा मील बन जाएगा, बिकॉज आपने दिन का नहीं खाया होगा। तो क्वालिफाई करना फूड को, तो वो फिर आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ख्याल नहीं रखेंगे, जो अवेलेबिलिटी होगी उसको बहुत ज़्यादा डाल लेंगे। बहुत देर अपने स्टमक को खाली रखने से क्या होता है, स्टमक का एसिड बेस बैलेंस भी ख़राब हो जाता है। मैं एक लाइन हमेशा अपने हर मॉर्निंग शोज़ में जाती हूँ तो बोलती हूँ हमने अपने स्टमक को अल्कलाइन रखना है, 80% अल्कलाइन रखना है, 20% एसिडिक रखना है। तो अगर आप अपने मैदे को बहुत देर फाकों में रखेंगे, भूख अपने मैदे को जो है वो लगवाते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपके स्टमक जो है उसके अंदर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा। और यह क्या होता है कि यूजुअली जो सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें होती हैं, अब अवेलेबिलिटी में रेडी टू ईट हम फिर इस तरह की चीज़ों की तरफ अप्रोच ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए अपनी बॉडी को टाइमली फ्यूल अप करना, जो एक मील पैटर्न या एक डाइट पैटर्न जिसको हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि आपकी फ़ूड की क्वालिटी, फूड की क्वांटिटी और उसके साथ आपकी बॉडी को जिस टाइम पे फूड रिक्वायर्ड है, ताकि आपकी बॉडी को पता हो इस टाइम मैंने हज़म करना है, इस टाइम मैंने बॉडी से बाहर निकालना है, इस टाइम मैंने डाइजेस्ट करना है। तो अगर आप बॉडी को विद नो टाइम देते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका स्टमक भी ख़राब होगा और ऑटोमेटिकली वेट चेंजेस तो आएंगी। नाश्ता आपके लिए इतना ज़रूरी है। बच्चों में, बड़ों में, हर एज में, हर तरह के डाइट पैटर्न में नाश्ता स्किप नहीं करना आपने। नाश्ता स्किप नहीं करना और गुड ब्रेकफास्ट, बेस्ट नाश्ता मैं पूछने लगी थी, क्या होना चाहिए? बेस्ट ब्रेकफास्ट जो है वो हमेशा एक कहावत हम सुनते आते हैं, नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो 5 फूड ग्रुप्स हैं वो हमारे नाश्ते में शामिल होने चाहिए।
कार्ब्स का एक पोर्शन ज़रूर हो, चाहे आपके घर बच्चे हैं बड़े हैं तो उसमें आप रोटी का एक पोर्शन लें, ब्राउन ब्रेड का एक पोर्शन ले सकते हैं। उसके साथ गुड प्रोटीन का सोर्स अंडा एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है, वो नाश्ते में ज़रूर लिया जाए। उसके साथ हेल्दी फैट्स, फैट फ्री डाइट आपने नहीं लेनी है, बिकॉज फैट्स, हेल्दी फैट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे ब्रेन, हार्ट, हार्मोन्स, गट सब के लिए हेल्दी फैट ज़रूरी हैं। तो 1 चम्मच देसी घी या हेल्दी बटर जो है उसको डाइट में शामिल नाश्ते में ज़रूर कीजिए। उसके बाद एक पोर्शन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का, उसमें अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डाल लें, नहीं तो आप वैसे एक बॉइल्ड पोटैटो ले सकते हैं या कोई भी थोड़ी सी दाल का पोर्शन ले सकते हैं। उसके बाद लेटर ऑन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये दूध या दही, इन दोनों में से किसी का सोर्स। अब ना बहुत सारी खवातीन के दिल में सवाल होगा, नाश्ते के साथ पर चाय तो ली जा सकती, exactly. लेकिन चाय जो है वो आपको नाश्ते के साथ नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप चाय जो है वो नाश्ते के साथ लेंगे तो आप उस नाश्ते की जो डाइजेशन है उसको भी इनअप्रोप्रिएट कर देंगे। तो इसलिए चाय जो है वो 35 मिनट से 40 मिनट के वक्फे पे इस्तेमाल कम से कम। अच्छा, मुझे ऐसे लगता था ना, मतलब आप बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, उनका खाना कंप्लीट नहीं होता चाय के बाद, जब तक वो खाने के बाद चाय नहीं ले लेते नाश्ते के बाद। आई एम वन ऑफ देम ना, कि आपको नाश्ता हो गया तो बस भाई अब चाय में लेट नहीं होनी चाहिए, मुझे तो गुस्सा भी आने लग जाता है ऑनेस्टली। तो ये जो चाय है ये आपका खाना हजम नहीं होने देती, बहुत प्रॉब्लम करती है। अगर आप खाने के फ़ौरन बाद चाय लेते हैं तो क्या होता है, ये डाययूरेटिक इफेक्ट देती है। आपने देखा बहुत सारे लोग मेरे पास भी क्लिनिकली आके बताते हैं कि डॉक्टर वर्दा जब खाने के फ़ौरन बाद चाय ली फ़ौरन स्टूल पास हो गया। और आप देखिए आपने अपने न्यूट्रिएंट्स और खाने को भी डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होने नहीं दिया। तो फिर वो एक स्टेटमेंट जो हम हर रोज़ क्लिनिक और हर आम इंसान के मुंह से सुनते हैं, असी खाते थे बहुत ज़्यादा लेकिन सानू लगता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता, और मतलब वो ताकत में हम उसको कन्वर्ट ही होने नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो एनर्जी कैसे बनेगी। एनर्जी एक्सपेंडिचर के प्रोसेस को हमने पूरा होने देना है, तब हमें जो लिया हुए न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा। डॉक्टर वर्दा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने बहुत सारे लोगों से और मैंने एक्चुअली लोगों को देखा अपने सामने भी, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, ब्लैक कॉफ़ी कहते हैं वेट रिड्यूस आपका दिनों में करती है, ट्रू है, और बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू कर दे, वेट जल्दी से गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल वेट रिडक्शन में हेल्प करती है, बिकॉज़ वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। अच्छा, अब देखिए इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ब्लैक कॉफ़ी किस एज पे किस डिज़ीज़ के साथ वेट लॉस कर रहे हो। एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, हर चीज़ हर वेट लॉस पे नहीं जाती। अब एक बंदा है जिसको लिवर सिरोसिस का मसला है, पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके अलावा जो है वो मैदे का कोई थायराइड मसला की चल वजह रहा से है, कुछ लोगों का थायराइड बिल्कुल उसकी इन सूरत हाल में हमने डायरेक्ट खाली पेट कॉफ़ी नहीं लेनी है। अगर तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपकी डाइजेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपका एज ग्रुप भी जो है वो 30 साल से कम है, फिर खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। लेकिन अगर आप इन डिजीज़ के साथ हैं तो ये आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाएगी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वेट लॉस नहीं करना। देखिए हमारे पास हर मसले के लिए वेट लॉस की अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं। तो उन लोगों को मैंने जिन डिजीज़ का जिक्र किया, इधर लिवर सिरोसिस है, पोस्टमार्टम में आप जो है वो पोस्ट डिलीवरी होता है कि माओ को होता है जल्दी वेट जो है वो गिरा लें, कहीं नहीं तो फिर बढ़ जाएगा। उसके अलावा मैदे के मसले हों तो डॉक्टर भी कह रहा होता है 10 किलो वज़न कम करें, आपके पेट पे चर्बी का बोझ कम होगा तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कि वो लोग खाली पेट फाइबर का इस्तेमाल करें वज़न को कम करने के लिए। वो जब खाली पेट वज़न को कम करने के लिए फ़ाइबर का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो उनकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी, भूख कंट्रोल होगी। इन तमाम मसलों में भूख अनकंट्रोल्ड हो जाती है, बिकॉज यूजुअली इन तमाम मसलों में मेजर इशू होता है इंसुलिन स्पाइक। तो उसको आपने तो डायरेक्ट फटाफट वो आजकल GLP-1 के टीके हैं उनकी तरफ अप्रोच नहीं करें। आप अपने डॉक्टर से, अपने ओबेसिटी एक्सपर्ट से राय लें। अगर तो वो आपको कहते हैं कि उस सूरत हाल में टीके ज़रूरी हैं तो आप उन तरफ जाएं। आज एक ट्रेंड सेट हो गया हुआ है, इवन दो मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट यंग बच्चियों की बात इधर से शुरू होती है, मैम आप हमारे पास इंजेक्शंस का ऑप्शन तो है ना। देखिए पहले असल में ना हम जल्दबाज है ना कि ऐसे हमें रिजल्ट मिल जाए, बस ये इशू है आजकल बच्चों और एक चीज़ है कि देखिए ना आपने वो फैट के रिजर्वर्स बनाने में कितनी उम्र लगाई है। सही बात है। आपने कहा अगर 8 से 10 साल की चर्बी है
तो हमें ये खुद को भी या एक डॉक्टर से भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि चंद दिनों में चुटकी मार के 15 दिन के लिए। एंड प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, 10 दिन में 20 किलो चर्बी कम। ये आजकल सोशल मीडिया पे आपको लाइन से दावा है जी कि आप इतने दिनों में इतनी चर्बी कम कर देंगे, इतना वजन कम कर देंगे। आप कोई भी फक्की खा के 10 दिन में 20 किलो वेट नहीं लॉस कर सकते। और एक चीज, राइट वेट लॉस, एक स्टेटमेंट हम हमेशा बोलते हैं, राइट वेट लॉस। राइट वेट लॉस में 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में आपने अपने हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करना है। आइदर दे आर पीसीओएस, स्टमक के मसले हैं, डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका चलना फिरना ठीक नहीं है, स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है। पहले लाइफस्टाइल। वर्दा, आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने एकदम से वेट लॉस किया ना, सबसे पहले क्या होता है उनकी स्किन ढिलक जाती है, बूढ़े लगने लग जाते हैं। इवन बहुत यंग एज में भी मैंने ये देखा है। लोग कहते हैं भाई तुम्हें क्या हो गया है, वो आप एक खौफ वाला, वो ओलंपिक से भी लोगों में वो चेंज आना शुरू हुआ था। बट स्टिल वो लोग जो कि सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल करके बिल्कुल भूखे रह के भी और एक्सरसाइज करके एकदम से वेट लॉस कर लेते ना, स्किन बड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। स्किन बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है और बॉडी। देखिए एक चीज होता है, हम वेट लॉस करते हैं अपनी बॉडी और स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, बिकॉज हम जितने फिट होंगे हम खूब, तो इस फिटनेस की जो स्टेटमेंट है इसको राइट लें, ठीक है। और एक चीज होती है, डाइटिंग का लफ्ज मीन फाके नहीं है। आपने डाइटिंग में फाके नहीं करने। डाइटिंग मीन्स टू करेक्ट योर डाइट, जो आपकी बॉडी की ज़रूरत है, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलना। दैट इज़ व्हाट विच इज़ डाइट मेंट टू बी, नॉट के जी आपने। और एक चीज़, अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी सही है, ठीक है, आपने अभी एक बच्चे की आपकी डिलीवरी हुई है या फिर ऑलरेडी आपकी बॉडी में हार्मोनल मसले चल रहे हैं, तो प्लीज डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, बिकॉज उन सूरत हाल में आपकी बॉडी और सैग करेगी, आपकी स्किन और सैग करेगी, तो फिर आपको उल्टी, टमी टांग और इस तरह की सर्जरीज की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने वेट लॉस करना है और अगर आप इंजेक्शंस या एडवांस वेट लॉस अप्रोचेस की तरफ जा रहे हैं, देखिए आज कोई बुराई नहीं, आप कर सकते हैं इन अप्रोचेस को भी, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि आपका फिर प्रोटीन्स अच्छे हों। आपकी प्रोटीन्स 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से हो, ताकि जितना वेट गिरा रहे हैं उस जगह पे मसल आए। अगर उस जगह पे मसल नहीं बना रहे ना और आपने सिर्फ वेट उड़ा दिया, तो ट्रस्ट मी 15 दिन बाद वो वेट वापस आ जाएगा और आप खुद कहेंगे अब ये वेट जा नहीं रहा। तो ये देखें जी, ये गलती हम करते हैं। हम कहते हैं ना वेट तो कम हो गया था, ये वापस आना शुरू हो गया, तो असल में आप अपने साथ ये गलती कर रहे होते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर वर्दा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वर्दा, बरसात का मौसम है, कुछ लोगों को बड़ा प्रॉब्लम रहता है, खाना नहीं हजम होता, कुछ खाने को दिल नहीं करता, पानी पिए दिल ख़राब होता है, तो ये क्यों इस तरह के मौसम में ये होता है प्रॉब्लम? अच्छा, अगर हम बरसात की बात करते हैं, मूनसून का मौसम है, इसमें जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज कॉमनली देखे जाते हैं। अच्छा अना, यूजुअली होता ये है कि ये जो मौसम होता है ना, इसमें ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो रही होती है, तो बहुत से लोगों की सांस कम होना, एकदम दिल का घबराना, एकदम बॉडी में से हॉट फ्लशेस का निकलना, एकदम पसीने एकदम निकलता है, ठंडी तरौलियाँ आ रही हैं, बॉडी हाथों पैरों से हीट निकल रही है। अब क्या होता है कि वेदर चेंजेस जो होती हैं वो हमारे लिवर और थर्मोजेनेसिस, हमारी बॉडी और जो स्किन होती है उसकी होमोस्टेसिस में फ़र्क आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी एक वेदर चेंज को अडेप्ट कर रही होती है, और जब वो वेदर चेंज को अडेप्ट कर रही होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है हमारी डाइट पे, ठीक है। अब यूजुअली एक चीज़ हम अपनी नानी और दादियों से सुनते होते थे कि इस मौसम में अचार, दही और प्रोबायोटिक्स डाइजेशन इम्प्रूवर्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल जी, जो हमारे पास डाइजेशन इम्प्रूवर चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जो आपकी डाइजेशन को बेहतर करने में सपोर्ट करती हैं, उसमें हमारे पास फर्मेंटेड फूड्स, अचार एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप जो है वो सिरके वाला अचार, एप्पल साइडर विनेगर, इस मौसम में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बरक्स आ जाता है हमारे पास गुड प्रोबायोटिक्स, वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे मैदे के लिए, कि अगर बहुत सारे लोगों का दिल ख़राब हो रहा होता है, नॉजियास्टिक फील हो रहा होता है, तो आपने कफ़ीर और दही का इस्तेमाल ज़रूर इस मौसम में करना है। अच्छा, अब जब भी ये मौसम आता है तो एक मसला बहुत बड़ा है विच इज़ डिहाइड्रेशन।
लोगों को पानी पिए तो भारीपन लग रहा होता है और लोग पानी पी नहीं रहे होते हैं, और इस मौसम में पानी पीना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए पानी पीना ज़रूर है। अब मैं आपको बड़े ज़बरदस्त इधर एक बताऊंगी ऑप्शन, एक रेसिपी जो इस मौसम के लिए बेहतरीन पानी हो सकता है और जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। अच्छा, अब देखिए जो डिहाइड्रेशन है उसमें सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता, उस पानी के साथ आपके जिस्म में अगर बहुत पसीना आ रहा है तो नमकियात भी ज़ाया हो रही हैं, उसी वजह से हमें ठंडी तरोलियाँ, कमज़ोरी, हर इंसान कंप्लेन कर रहा होता है पट्टों की दर्दें और ये मसाइल आ रहे हैं। तो उसमें हमें करना ये है, बहुत आसान पानी है, सिंपल। आपने क्या करना है, 8 से 10 ग्लास पानी के अंदर 10 से 12 ग्राम जो है वो लेमन ग्रास के पत्ते डाल लेने हैं और छोटी इलायची डाल लेनी है। इस पानी को आपने 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है, जिससे क्या होगा कि वो अपना असर छोड़ देगा, और उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ब्लैक सॉल्ट अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये एक ऐसा पानी, एक तो ये पानी क्या होगा कि आपके अंदर ब्लोटिंग, जितनी भी जो डिहाइड्रेशन है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा, और वो लोग जो इस पसीने का फ़ायदा उठाते हुए अपने वेट लॉस और डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए ये पानी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। स्किन पे भी इसके कुछ असरात आते हैं? जी देखिए, अगर हमारी स्किन वेल ब्रीथ करेगी, ये सबसे आइडियल मौसम है अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने का, क्योंकि डोंट टेल मी, लोगों को तो लगता है कि ये मौसम चिपचिपा है, स्किन आपकी अच्छा, बहुत मैं इसमें आपको मज़ेदार बात बताती हूँ। ये वाहिद मौसम है जिसमें हमारी स्किन सबसे ज़्यादा पसीना लेके आ रही होती है। हाँ। सबसे ज़्यादा हमारी स्किन के जो पोर्स हैं एपिडर्मसली ब्रीथ कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक चीज़ है, पसीने को बुरा मत समझें, पसीना एक ब्लेसिंग है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सेस ऑब्वियसली वो मसाइल करता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपकी स्किन पसीना दे रही है, आपकी स्किन जो है वो अपनी बॉडी में ज़्यादा जो सीबम है उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। तो उसके साथ देखिए, आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए इस पसीने का फ़ायदा उठाते हुए विटामिन सी जो है उसके फलों का इस्तेमाल करें, जैसे कि आड़ू का मौसम है, आलू बुखारे का मौसम है, और उसके साथ वो जो पील्स हैं उनकी, उनको अपनी स्किन पे लगा भी लें, जिससे क्या होगा कि आपकी स्किन में रिफाइनिंग ग्लो और ये वाली सारी चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर होंगी। चलें जी, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा मसला आपने हल कर दिया लोगों का, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी डाइट के साथ साथ स्किन भी हमारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, तो लोगों का ये भी मसला हल हो गया। रात का खाना हमारे लिए अक्सर प्रॉब्लम कर रहा होता है, उन लोगों के लिए जो ज़्यादा खा लेते हैं या वो लोग जो कि मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो रात का खाना आपके लिए मसला कैसे बन सकता है, और आपको वो अगर जिन लोगों को हज़म नहीं हो रहा, क्या करना है उनको? अगर आप रात के खाने में हर वो चीज़ लेंगे जिसमें चे ज़्यादा है, यानी चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, चपाती, अगर ये सारी चीज़ें आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे। लेकिन वर्दा, अब आप मसला यहाँ पे हो गया ना, चपाती और चावल रात के खाने में तो बनते ही बनते हैं हर घर में। बिल्कुल बनते अब आप इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे तो खाली सालन से पेट थोड़ी। देखिए जी, हम ना रोटी बंद करते हैं ना चावल बंद करते हैं, हम सिर्फ कहते हैं अपनी रोटी और चावल को बेहतरीन बना लें। अगर आप रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सफ़ेद आटे की रोटी के बजाय मल्टीग्रेन आटे की रोटी में आ जाए। उसमें एक तो फाइबर ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, आपकी डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, मैदा बेहतर होगा, वेट मैनेज रहेगा। बरअक्स अगर मैं चावलों की बात करूँ तो उसमें ऐसे चावल जिनमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा है, चिकनाई बहुत ज़्यादा है, और वो सफ़ेद चावल हैं। यानी मज़ेदार बिरयानी बिल्कुल नहीं खानी। मज़ेदार बिरयानी नहीं, आप मज़ेदार पुलाव खा सकते हैं, ब्राउन राइस से बनी बिरयानी भी खा सकते हैं, लेकिन वो जो ज़रूरत से ज़्यादा मसाला जात हैं वो मुझे, आपको या और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। वो मसाले जब रात आप सो रहे होंगे और एकदम आपकी मैदे पे दस्तक देंगे कि उठ जाओ, फ़ौरन से आप कोई सफ़ेद रंग का सिरप मुंह में डालें कि मैदे की दर्द और मैदे की जलन अनकंट्रोल है। अच्छा, इधर एक चीज़ मैं कोट करना चाहूँगी, यहाँ एक सवाल लोगों के ज़हन में बहुत आता है, मैदे के मसाइल होते क्यों हैं? क्यों एकदम हमें मैदे के अल्सर्स, खाना इनडाइजेस्ट होना, कॉन्स्टिपेशन होना? अब देखिए, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, हर रात आप ओवर ईट करके सो रहे हैं, हर रात आप ओवर स्पाइसी खाना ले रहे हैं, ले खाना खा के सोए, आप बीच में उठे हैं, भूख लगी, आप फिर खाना खाने फिर जो है वो अक्सर लोगों की प्रैक्टिस है जी, रात को जंक ऑर्डर किया है, बेड पे लेट के ही नींद से उठ के खाया, वही जंक खा के आप सो गए। तो वंस इफ़ वी थिंक
कि वो खाना जो इस तरह हमने रात को डाल लिया अपनी बॉडी के अंदर, वो बॉडी से जाके किधर जा रहा है, आपने उसको डाइजेस्ट नहीं कराया, तो वो जो खाना है आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी डस्टबिन क्रिएट कर रहा है जो कि डाइजेस्ट भी नहीं होगी, और आपकी बॉडी के अंदर चर्बी के ऐसे पैचेस जो कि वेन्स के अंदर जाएंगे। लिवर के आगे चर्बी का होना आजकल हर रिसर्च में बात की जा रही है। पहले हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, फैटी लिवर को लेके बैठे हुए थे, टाइप 2 डायबिटीज़ को लेके बैठे हुए थे, लेकिन आज जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं उनमें 3 बीमारियां जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी, यंग बच्चे और बच्चियों के अंदर प्री डायबिटीज़ का होना, और पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम। तो ये तमाम जो तीनों मसले हैं, इनकी बड़ी वजह लेट नाइट मीठे, लेट नाइट चर्बी, और प्लीज़ डोंट सेट मॉडर्न ट्रेंड अपने बच्चों को इस नाम पे कि हम रात को बच्चों को जंक फूड मंगा के दे रहे हैं, या हम खुद एक मॉडर्न इंसान बन के रात को बेड पे लेट के जंक फूड खा के सो रहे हैं। प्लीज़ सी देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको अपने बच्चे की 16 साल की उम्र में बेरेक्टिक सर्जरियां करानी पड़ी हैं, तो आप खुद देखिए उस बच्चे की लाइफ किधर जाएगी। तो इसलिए एटलीस्ट, मैं नहीं कहती बीइंग एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट के आप जो है बिल्कुल जी अच्छी डाइटिंग्स को फॉलो करें, बट एटलीस्ट क्लीन योर डाइट। और कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन आपके हाथ में। साफ डाइट कर लें, आप रोटी भी खाएं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, ये नहीं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहिब हम तो पूरी रात जाग के काम कर रहे होते हैं, हमारा काम ऐसा है जिसकी बेस ही पूरी रात जागना है, और हमें पूरी रात में अपनी बॉडी को फ्यूल अप करना होता है। तो बिल्कुल आप फ्यूल अप कीजिए। अल्लाह ताला ने रेडी टू ईट फास्ट फूड खाने का नहीं कहा, रेडी टू ईट फ्रूट्स बनाए हैं, रेडी टू ईट नट्स बनाए हैं, रेडी टू ईट आप ग्रिल्ड प्रोटीन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। रात को आपने खाना है तो आप ग्रिल्ड फूड खा लें, ठीक है। एयर फ्रायर आज हर घर में मौजूद है, उसमें कुछ बहुत हैवी खाएंगे तो आप अपने स्टमक को बहुत हैवी करते करते और फिर आप सुबह खा रहे हैं, फ्यूल अप करते जाएंगे तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे बीमारी की शक्ल इख्तियार करेगा। चलें जी, ब्रेक ले लें। हम ब्रेक के बाद आते हैं तो अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर वर्दा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वर्दा, बहुत सारी माएँ परेशान हैं, हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, नाश्ता नहीं करते, सुबह उठते ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है नाश्ता कराना। क्या करना है और बेस्ट नाश्ता बच्चों के लिए रिकमेंड कर दें हमें? अना, इधर नाश्ते पे परेशान माओ से मेरा एक सवाल है, ठीक है। क्या आप वो माएँ बन रही हैं जो अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहती हैं? ठीक है, बहुत सारी माएँ आती हैं और कहती हैं बच्चा हमारा कुछ खाता नहीं। अब एक देखें, वो बच्चा जब आपकी गोद में था, वो पैदा हुआ, उसके बाद आपने बच्चा ग्रो अप होता गया, आपने बच्चे को जंक फूड पे लगा दिया, बच्चे को शॉप्स इंट्रोड्यूस करा दी। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो डॉक्टर को कह रहे होते हैं प्लीज़ आप इसे समझाएं कि ये दुकान से चीज़ें नहीं खाया करे। आप ही अगर बच्चे को खाने के वक्त पे ऐसी चीज़ें देंगे तो उस बच्चे का स्टमक साइज़ तो उसकी फिस्ट जितना है, उसका मैदा तो फुल हो जाएगा। बच्चों का जो है वो बॉटल फीडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा सुबह उठे मामा मुझे फीडर दें, बच्चा दोपहर उठे मुझे फीडर दें, और कुछ नहीं तो माँ जो है वो बच्चे को फीडर दे के, दिन में बच्चे की फीडर की रिक्वायरमेंट 4 बार है, लेकिन आप बच्चे को हर घंटे बाद वो फीडर की बोतल पकड़ा देते हैं कि बेटे ये पियो, और आप उसको राइट विनिंग करा ही नहीं रहे। तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि जो बच्चे की एडोलेसेंट का एज है, बच्चे के टूडलर्स हैं, 2 साल तक के बच्चे हैं, या पहले बच्चे की ज़िंदगी के 100 दिन हैं, वो आपके हाथ में है। फीडर कब तक रिकमेंडेड है बच्चों के लिए? फीडर जो है वो रिकमेंडेड है कि आप बच्चों को 1 साल तक इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद आप जब बच्चे को विनिंग स्टार्ट करा दी है, 6 माह के बाद जब आपने बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराया है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट विनिंग। अब आपको मैं बताऊं, मैंने 2.5 साल की एज में ना अपनी बच्ची को फीडर छुड़वा दिया। अब वो 2.5 साल की एज में मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तुमने गलती की है, और उसके बाद मुझे खुद भी फील होना शुरू हुआ। वो इसलिए दूध ही नहीं पीती। मैं कहती थी अच्छा चलो किसी तरह, मैंने कहा ये मैंने क्या गलती कर दी है, किसी तरह 2 दफ़ा दिन में दूध तो वो पी रही थी ना, अब वो बिल्कुल भी नहीं पीती है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, बच्चे की रिक्वायरमेंट सिर्फ दूध नहीं है। 6 माह के बाद आपने जब बच्चे को राइट विनिंग इंट्रोड्यूस करानी है, प्लीज़ इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को समझें। 2 साल बच्चे को सिर्फ दूध नहीं पिलाना, 6 माह पे बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज
जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ रही होती है। बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करना शुरू कर दिया है, चलना शुरू कर दिया है, बच्चे की एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होने लग गई है। तो इस मौका पे बच्चे को आपने आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को वीनिंग फूड ग्रुप्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराने हैं। बच्चे को आपने कार्ब्स भी खिलाने हैं, बच्चे को आपने प्रोटीन्स भी खिलानी है, बच्चे को आपने वेजिटेबल्स भी खिलानी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ सबसे पहले है कि देखें, बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेटेड खुराकें विनिंग के टाइम पे बच्चे को नहीं खिलाएं। ठीक है, हम डिब्बे वाली प्यूरीज बच्चे को बना देते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की और समझते हैं बच्चे की नशनुमा बींगा माँ मैंने पूरी कर दी है, बच्चे को डब्बे वाले दूध घोल के दे दिया है। तो फिर वही बच्चे जो हैं उनके अंदर एनर्जी नहीं होती, वही बच्चे बड़े होके वेट नहीं निकाल रहे होते, वही बच्चे रिटार्डेड होते हैं, और वही बच्चे जो क्लास में माएँ कंप्लेन कर रही होती हैं मेरा बच्चा क्लास में स्लो है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसको चीज़ें याद नहीं होती। आप एक चीज़ सोचें, जब बच्चे को आप बिल्ट कर रहे हैं, अब जब बच्चे को बिल्ट करते हैं ना तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप उसके ब्रेन को सबसे पहले बिल्ट करें। तो क्या 6 माह की उम्र पे आपने अपने बच्चे का आयरन श्योर किया, आपने उसकी कॉग्निशन पे काम किया है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करती है। तो इसलिए राइट विनिंग कराएं 6 माह पे। अच्छा, 2 साल तक आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड और उसके साथ एक्सक्लूसिव कॉम्प्लीमेंट्री फीड, एक्सक्लूसिव कॉम्प्लीमेंट्री फीड से मुराद कि आपने फीड के साथ बच्चे को खुराक भी खिलानी है। ठीक है, उस खुराक में आपने कोशिश करना है कि 6 माह पे बच्चे को आप नरम, सॉफ्ट और हेल्दी ग़िज़ा इंट्रोड्यूस कराएं। उसमें होममेड सिरिलैक्स बने हुए हो सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को आलू उबाल के उसकी प्यूरी दे सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चे को बिल्कुल सॉफ्ट चावल उबाल के उसके अंदर मूंग की दाल डाल के अच्छी जो है वो खिचड़ी बना के दे सकते हैं। बच्चे को दही के अंदर आप फ्रूट्स डाल के इंट्रोड्यूस करा दे सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने, अब होता यह है कि जब माएँ विनिंग स्टार्ट कराती हैं तो एक सवाल जो कंप्लेन वो लेके भी आती हैं क्लिनिकली कि डॉक्टर साहिबा जब हमने बच्चे को खिलाना शुरू किया ना, बच्चा बल्जिंग कर रहा है, मुंह में उंगलियां मार रहा है और वो खाने को बाहर निकालने की कोशिश करता है, या बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रह रहा है। तो माएँ ऑब्वियसली, वो बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो कंसर्न ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं। देखें, आपने बच्चे को जब विनिंग का टाइम है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी है। एक चीज़ आपने इंट्रोड्यूस कराई है, 2 दिन कंसेक्टिव उसे इस्तेमाल कराएं एंड देन सी योर किड्स रिस्पॉन्स। बच्चा उस पर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। बच्चे के 3 सिग्नल होते हैं एक फूड को एक्सेप्ट करने के। आपका बच्चे का स्टमक ठीक रह रहा है, आपने जो उसको खाना दिया उससे कॉन्स्टिपेटेड या डायरिया तो नहीं रह रहा। उसके बाद दूसरी चीज़, वो बल्जिंग बार बार उस खाने को रिस्पॉन्ड कर रहा है बाहर निकालने की, या उंगली मार रहा है उस बच्चे को, यानी वो खाना टेक्सचरी मैकेनिकली मॉडिफाइड नहीं था, नरम या ब्लेंड नहीं था। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास सिम्टम आ रहा होता है, बच्चा जो है वो किसी भी किस्म का स्किन रिएक्शन उसके ऊपर आ गया है, बच्चे को रैश हो गए हैं, बच्चे की रंग बहुत ज़्यादा पीला हो रहा है। तो अब इन तीनों चीज़ों पे अगर वो चीज़ बच्चे को सूट नहीं कर रही तो उसमें क्या होगा कि ये तीनों चीज़ें फिर आपने वो बच्चे की डाइट चेंज कर देनी है, उसके बजाय कोई और खाने पे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दें। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की डाइट प्लान करते हुए क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पूछना है, अंडा कुछ लोग कहते हैं कि इतनी छोटी एज में नहीं देना चाहिए, किस एज से रिकमेंडेड है कि आप बच्चे को अंडा दे सकते हैं नाश्ते में? अच्छा, 2 साल की उम्र में बच्चे को डाइट पैटर्न्स या डाइट प्लान फॉलो कराने चाहिए। 2 साल से पहले आप बच्चे की खुराक ऑन डिमांड रखें। जब आपका बच्चा रो रहा है, क्राई कर रहा है, आप उसको बिल्कुल उस टाइम पे 2 साल तक हम कहते हैं ऑन डिमांड फीड दें, जब बच्चा आपका भूख एक्सप्रेस कर रहा है। 2 साल के बाद आपने बच्चे की डाइटरी मॉडिफिकेशंस में सबसे पहली जो चीज़ का ख्याल रखना है वो 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। केमिकली, फिज़िकली, थर्मली वो डाइट मैनेजेबल हो। केमिकली उसके अंदर कोई केमिकल ना ऐड हो। सो प्लीज़ बच्चों को फ्रोज़न फ्रूट्स फ्राई करके देना, बच्चों को स्कूल जाते हुए एक ऐसा लंच बॉक्स जो बहुत फैंसी है उसके बजाय ऐसा लंच बॉक्स उसको हेल्दीली फैंसी बनाया जाए। आप बच्चे को मॉडर्न किस्म के जो है वो रोल्स बना के दे सकते हैं। आप जो है वो फुलके के ऊपर अच्छी तरह योगर्ट लगाएं, लंबी सी फ्राइज़ की शेप डाल के वेजिटेबल्स डाल के दें, साथ आप कलरफुल शेप्स में वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने बच्चे को नगेट जो है वो प्रोसेस्ड ही देना है,
होममेड नगेट, होममेड चिकन के कबाब, उनको आप अच्छी तरह करके बच्चे के पोर्शन बना के एक क्यूट लंच बॉक्स बना के बच्चे को दे सकते हैं। आप बच्चे को फ्रूट्स जो हैं वो रादर दैन वो स्कूल जाता है, आजकल वो ये अंडरस्टैंड जी मॉडर्न एरा है, तो आप बच्चे को एक चॉप स्टिक के ऊपर फ्रूट्स लगा के दे रहे हैं, आपका बच्चा अट्रैक्ट भी होगा। आपके बच्चे को चॉकलेट्स पसंद है तो आप लोग एक खजूर के ऊपर हल्की सी चॉकलेट की कोटिंग करके वो उसको आप साथ रख के दे सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, केमिकली डाइट बच्चे को नहीं देनी। उसके बाद फिजिकली एक डाइट जो आप खुद देख रहे हैं और आपको लग रहा है ये हेल्दी है, एक ऐसा स्मैश बर्गर जिसके अंदर 8 किस्म की सॉसेस निकल रही हैं, एक ऐसी डाइट जो आप देख रहे हैं उसके अंदर 100 किलो तेल उसके उठाने से ही बाहर आपके हाथ पे फील हो रहा है, वो डाइट आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, या बच्चे को पैसे दे रहे हैं कि बेटे स्कूल की कैंटीन से जाके ऐसी चीज़ खा लेना। तो आप खुद देखें कि आप खुद फिजिकली उस डाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो देन उसके बाद मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट आपने कोशिश करनी है कि विनिंग और 2 साल तक बच्चे को अच्छी नरम ग़िज़ा देनी है। नरम ग़िज़ा जब देते हैं तो उससे बच्चे की स्टमक, किडनीज वो हेल्दी रहती हैं और जिससे आप बआसानी जो है वो चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने एक कोशिश करनी है, तमाम माओं ने प्लीज़ एक पेपर पेंसिल लें और उस पर लिखें कि आप पूरा दिन बच्चे को क्या देते हैं, मेरे बच्चे का ईटिंग पैटर्न क्या है। मैं नहीं कह रही कि आज ही आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएं, आप एटलीस्ट एक फॉलो अप करें, एक ब्रैकेट देखें कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, उसको क्या फ्यूल अप कर रहे हैं, उसी चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। और फिर आपको खुद पता चलेगा कि आपने डाइट में चेंज क्या क्या चीज़ें करनी है। आपने खुद ही आदत बनानी है बच्चों की, थोड़ा सा टाइम देके ये चीज़ें होती हैं और बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। डॉक्टर वर्दा, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं, हेपेटाइटिस, जो कि हम देख रहे हैं कि ये मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है। तो अवेयरनेस वक्त की अहम ज़रूरत है, और अवेयरनेस के पेश नज़र आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसके अलामात क्या हैं, ये फैलता कैसे है, इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर इलाज के मुख्तलिफ मराहिल भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराती चलूँ जी। चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हस्पताल एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और माशाल्लाह से अगर इनके तजुर्बे पर रोशनी डालें तो वसी तजुर्बा ये रखते हैं जी इस फील्ड में। शौकत खानम में इनका वसी तजुर्बा है, रिसर्च सेंटर में इनकी खिदमात, और फिर माशाल्लाह से पूरी दुनिया में ये अब जो है इनका एक्सपीरियंस है जी, और अब अपनी खिदमात शौकत खानम में ये बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कितना ज़रूरी है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हम खुसूसी तौर पर अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस और क्यों इसकी ज़रूरत है? जी शुक्रिया। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, वो यही सिग्निफाई करता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया भर में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। हेपेटाइटिस मुख्तलिफ़ किस्मों का होता है, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस A और E जो हैं वो गंदे खाने या पानी से ट्रांसमिट होते हैं, वो यूजुअली इतने डेंजरस नहीं होते। हेपेटाइटिस B और C जो हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि वो अक्सर इनिशियल स्टेजेस में मरीज़ को पता नहीं चलता कोई उनको इन्फेक्शन हुई है, और कई साल बाद जब उसके अलामात सामने आते हैं तो फिर समटाइम्स कई साल बाद सामने आते हैं अक्सर, यस, ओह माय गॉड, यस। और ये खून और मुख्तलिफ और बॉडीली फ्लूइड्स की ट्रांसमिशन से ये स्प्रेड होती हैं। और हेपेटाइटिस B के लिए तो वैक्सीन अवेलेबल है, जो अगर लग जाए तो ज़्यादातर लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाती है, उससे इन्फेक्शन नहीं होती। हेपेटाइटिस C की कोई वैक्सीन भी नहीं है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन किन लोगों को लगवानी है, सभी के लिए? हेपेटाइटिस B तो हमारा नेशनल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसका हिस्सा है, और सारे बच्चों को अब लगती है पैदाइश के फ़ौरन बाद। ठीक है। और उसकी वजह से कुछ अब हम कम देख रहे हैं हेपेटाइटिस B पहले के मुकाबले में, लेकिन हेपेटाइटिस C बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। कुछ एस्टिमेट्स हैं कि 7.5% लोगों को हमारे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन है, विच मीन्स कि कम अज़ कम 1 करोड़ लोग हैं मुल्क में जिनको ये इन्फेक्शन है, हो सकता है ज़्यादा हो। सही, अलामात की तरफ हम आएँ, क्योंकि आपने कहा कि पता ही नहीं चलता लोगों को। सो इसकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी को हेपेटाइटिस B या फिर C है? माइनॉरिटी ऑफ केसेस में सिम्टम्स होते हैं जब इन्फेक्शन होती है, तबीयत ख़राब होती है, बुखार चढ़ सकता है, यरकान होता है, बट ज़्यादातर लोगों में नहीं इन्फेक्शन का पता चलता।
लेकिन जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस स्प्रेड होता है, अगर वो आपको कोई इन द पास्ट अफेक्ट की है तो फिर आपको स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इनके लिए ब्लड टेस्ट्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आपको ये इन्फेक्शन है या नहीं और वो एक्टिव है कि नहीं। सो मैंने बात की कि ज़्यादातर खून के तबादले से ये इन्फेक्शंस होती हैं हेपेटाइटिस बी और सी। सो अगर आपने किसी डेंटिस्ट के यहाँ अपने दांतों का कभी इलाज करवाया है, उनकी इंस्ट्रूमेंट साफ़ नहीं थी, कोई ऑपरेशन करवाया कहीं पे जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट साफ़ नहीं थी। तो डॉक्टर साहब लोग देखते हैं कि अच्छा थोड़ा सस्ता डॉक्टर हो, तो जहाँ कहीं पे आजकल नीम हकीम बहुत बैठे हुए हैं दांत का इलाज करने वाले, हाँ, तो इकोनॉमिक ये तो फिर कंपल्शंस बड़ा भी हैं। लाइफ रिस्क है ना आपका। बिल्कुल। अगर आपको खून लगा है, कभी ट्रांसफ्यूजन हुई है खून की बोतल लगी है जो कि सही तरह टेस्ट नहीं हुआ हुआ, उससे हो सकता है। जो नाइयों से लोग शेव करवाते हैं, लोगों की तवज्जो यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ ना ट्रेंड है कि ऑपरेशन हो रहा है तो फला बंदे को ब्लड की ज़रूरत पड़ी है, भागते हैं जी ब्लड बैंक में। ये ब्लड बैंक से खून लेना भी रिस्क है फिर? हमेशा बेहतर होता है कि जहाँ से भी आप खून लें उसके बाकायदा टेस्ट किए जाएं पहले। 5-6 इन्फेक्शंस मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट होते हैं। अगर सेफली टेस्ट हुआ है तो फिर तो ठीक है, लेकिन वेरिएबल स्टैंडर्ड्स हैं टेस्टिंग के, सो किसी अच्छी जगह से हमेशा लगवाना चाहिए। फिर जो लोग नाइयों से शेव वगैरह करवाते हैं, अगर वो ब्लेड्स रीयूज़ हो रहे हों तो उससे भी, सिरिंजेस रीयूज़ होती हैं। अब तो लॉ भी आ गया हमारे मुल्क में कि सिरिंज रीयूज़ नहीं हो सकती, लेकिन ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। और फिर खून के अलावा जो मुख्तलिफ और जिस्मानी रतूबतें होती हैं उनसे भी, अगर उनका भी तबादला अगर हो तो उससे भी हो सकता है। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम नेल कटर्स एक दूसरे के यूज़ कर लेते हैं। आप सैलून्स में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जी, आपकी स्किन के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, एक दूसरे की यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी बहुत रिस्क है कि अगर कोई मुतासरा बंदा है तो वो आप में ट्रांसमिट हो सकता है। सो जैसे मैंने कहा, अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स पे ब्लड लगा हुआ है और आपका भी कहीं कट है या आपकी भी ब्लड स्ट्रीम में वो इन्फेक्टेड मरीज का ब्लड लग सकता है तो फिर है, वरना आई थिंक नेल कटर से तो प्रॉब्ली रिस्क इतना नहीं है। इट्स अनलाइकली कि उस पर ब्लड लगा होगा, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल तो है। हमेशा साफ ज़रूर होनी चाहिए चीज़ें। हेपेटाइटिस बी और सी, इसकी हम बात करें, एक बंदे से दूसरे में फैलता है जी, खून के तबादले से या मुख्तलिफ और जिस्मानी फ्लूइड अब से। घर में अगर हम मौजूद हैं, खाना खाने से, सेम बर्तन यूज़ करने से, पानी शेयर करने से, बच्चों में अगर आसपास बच्चे हैं तो हम प्यार मोहब्बत में बच्चे का मुंह चूम लेते हैं, तो इन चीज़ों से ये बिल्कुल सेफ है। ब्लड और बॉडी फ्लूइड, सो दांतों का ब्रश, अगर कोई इन्फेक्टेड हो तो उनका दांतों का ब्रश अलग रखना चाहिए, उनको अपना रेज़र अलग रखना चाहिए। जनरली हम ये सारी चीज़ें अलग रखते ही हैं, लेकिन फैमिली के अंदर अक्सर टूथब्रशेस इकट्ठे पड़े होते हैं सबके, तो वो थियोरेटिकल रिस्क है कि उससे हो सकता है। बट खाना पीना, आम जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं उससे इन्फेक्शन नहीं होती। किन लोगों में चांसेस ज़्यादा हैं, कौन लोग रिस्क फैक्टर पे होते हैं? जिनकी सर्जरी हुई भी हो कहीं पे, जिनका डेंटल काम हुआ हो, जिन्होंने रेजर्स से शेव करवाया हो कमर्शियली बाज़ार में, इंट्रावीनस ड्रग्स अगर कोई इस्तेमाल करता है, इस तरह की चीज़ें। और अगर एक घर में एक शख्स को इन्फेक्शन है तो उनके बाकी ख़ानदान वालों को अगर जिस्मानी ताल्लुकात से भी ये हो सकता है, सो अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ऐसी सूरतों में। ठीक है डॉक्टर साहब, काबिल इलाज है? सो हेपेटाइटिस सी की अच्छी खबर ये है कि पिछले 10-1 सालों से इसके लिए ओरल मेडिकेशन, खाने की दवाई आ चुकी है जो 99% से ज़्यादा लोगों में मुकम्मल इलाज जिसका हो जाता है उससे। सो ये बहुत अच्छी खबर है। इसका एक कैविएट है कि हेपेटाइटिस सी जो है, इन्फेक्शन तो ठीक हो जाती है, पर अक्सर इतने सालों बाद क्योंकि वो पता चलती है तो लिवर डैमेज हो चुका होता है, तो वो डैमेज रिवर्स नहीं होता। और अगर सिरोसिस हो गया हो लिवर में, जो कि एक सुकड़ने की स्टेज होती है लिवर की, तो उसमें फिर रिस्क होता है लिवर फेलियर होने का और लिवर कैंसर बनने का। सो हेपेटाइटिस सी का तो इन्फेक्शन का तो इलाज हो जाता है, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फिर भी हो सकती हैं और उसके लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अद्वियात पे रहना पड़ता है? नहीं, अद्वियात तो 3 या 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं और ज़्यादातर क्योर हो जाता है। लेकिन फिर हर 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है ज़िंदगी भर, देखने के लिए कि लिवर में कैंसर तो नहीं बन रहा। हेपेटाइटिस बी का जो इलाज है वो ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए ज़्यादातर सूरतों में ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है और उससे वायरस सप्रेस्ड रहता है, दबा हुआ रहता है, ताकि वो और लिवर डैमेज ना कॉज करे। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है ना, थोड़ी सी दवाई खाई, आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हुई, छोड़ दी, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, फॉलोअप भी नहीं लेना, दोबारा से टेस्ट भी नहीं कराने, उस सूरत में ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।
और इसमें तो इशू भी ये है ना, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के अमूमन सिम्टम्स होते नहीं, कोई अलामात तो होते नहीं, तो दवाई आपको मुसलसल लेनी है डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको तकलीफ़ कोई भी नहीं है, लेकिन वरना वायरस बढ़ सकता है और लिवर डैमेज प्रोग्रेस हो सकता है। एक मरीज़, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ी कॉमन बीमारी है ना, इसलिए मैं जब कभी भी किसी सीनियर डॉक्टर का इंटरव्यू करती हूँ, किसी बड़ी बीमारी के हवाले से हम बात करते हैं, तो मैं लाजमी पूछती हूँ वो मरीज़ जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, ये तो आजकल हर बंदे को है, खुदा न खासा उसको अगर इस तरह की कोई बीमारी होगी वो ज़्यादा रिस्क पे है? यस, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के साथ, क्योंकि डायबिटीज़ एक अलग रिस्क फैक्टर है लिवर डिजीज़ के लिए। अगर डायबिटीज़ पोली कंट्रोल्ड है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो उनसे भी आपका जिगर ख़राब होता है। तो अगर उस तरफ से है डायबिटीज़ की वजह से जिगर ख़राब हो रहा है और दूसरी तरफ से हेपेटाइटिस की वजह से, तो वो एडिटिव इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादा फिर जिगर तेज़ी से ख़राब होने का ख़तरा होता है। इन दोनों बीमारियों के साथ अगर कोई खातून प्रेगनेंसी की तरफ जा रही है, ये कोई लाइफ क्वालिटी आपकी मुतासर हो सकती है कि आप अपनी ज़िंदगी में ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते, आपकी शादी नहीं हो सकती, शादी होगी तो आपके पार्टनर के लिए इशू हो जाएगा, बच्चा पैदा करेंगे तो पैदा होने वाले बच्चे के लिए इशू हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा हेपेटाइटिस सी तो अब क्योर हो जाता है दवाई से, तो अगर आपको हेपेटाइटिस सी है भी, आपने दवाई ले ली तो फिर रिस्क ख़त्म हो गया ट्रांसमिशन का। हेपेटाइटिस बी का रिस्क ज़रूर है अगर शादी के बाद ट्रांसमिशन का, लेकिन अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, वायरस सप्रेस हुआ है, फिर वो रिस्क नहीं होता। जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमेशा अब तो ऑब्स्टेट्रिक केयर में तकरीबन हर जगह स्क्रीनिंग होती है माँ की हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, और अगर वालदा को हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन एक्टिव है तो उस सूरत में फिर बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एक तो वैक्सीन फ़ौरन लगती है और एक और दवाई देते हैं जिसको हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन कहते हैं। वो एक ड्रिप लगती है बच्चे को, जिससे उसमें रिस्क कम हो जाता है कि उसको ट्रांसमिट होगा इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, हमने कुछ दिन पहले स्पेशली एक प्रोग्राम भी किया था हिफाजती टीकों पर। हिफाजती टीकों के दौरान जब बच्चे को हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लग जाता है, वो क्या सारी ज़िंदगी के लिए सेफ़ रहता है या फिर भी चांस होता है उसको हेपेटाइटिस बी हो? अमूमन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, लेकिन अगर ख़ास कोई सिचुएशंस आगे जाके होती हैं, उनकी कोई आगे ट्रीटमेंट होनी है जिससे उनका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, कैंसर खुदा ना खास्ता आगे जाके किसी को हो जाए या कोई और बीमारी हो जिसके लिए स्टेरॉइड्स लेने हों, तो उसमें फिर फ्लेयर होने का रिस्क होता है। तो उस सूरत में फिर दोबारा चेक किया जाता है कि एंटीबॉडीज़ अभी भी हैं या नहीं, और बूस्टर फिर लग सकता है। सही, आम तासुर ये होता है कि फ़लाँ बीमारी है तो बाहर के मुल्क में बड़ा जदीद इलाज होगा। पाकिस्तान में इनका जदीद इलाज मौजूद है? पाकिस्तान में एग्जैक्टली वही इलाज अवेलेबल हैं जो कि बाहर हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए भी और हेपेटाइटिस सी के लिए भी। और अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो हेपेटाइटिस बी या सी की, लिवर फेलियर, कैंसर बन जाए, तो उनका भी इलाज अब यहाँ पे है, इंक्लूडिंग लिवर ट्रांसप्लांटेशन। डॉक्टर साहब, सर्वाइवल अगर एज ज़्यादा है और अगर एज कम है तो एज डिपेंडेंट भी होता है सर्वाइवल के चांसेस? इन द सेंस के अगर जिनकी ज़्यादा उम्र है वो लाइकली ज़्यादा है या इम्कान ज़्यादा है कि उनको इन्फेक्शन ज़्यादा देर से है, तो हो सकता है लिवर डैमेज भी ज़्यादा हुआ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेटर एजेस में भी इन्फेक्शन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बचपन से ही हो। आपकी रिकमेंडेशन क्या है एक हेल्दी पर्सन को अपने कौन कौन से टेस्ट कब कब करा लेने चाहिए? क्योंकि जब आप कह रहे हैं ना बार बार कि पता नहीं चलता, सिम्टम्स नहीं है, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी की हम बात करें, तो फिर मुझे बड़ा वो लगता है कि भाई हर किसी को अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। And I think that's right. I would suggest कि सबको स्क्रीनिंग तो ज़रूर करवानी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान में अब जैसे मेरी उम्र के लोग हैं, हमें तो बचपन में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगी थी। मुझे एज अ डॉक्टर बाद में लग गई, बट कई लोगों को नहीं लगी। दूसरा, पाकिस्तान में तकरीबन सब ने कहीं ना कहीं टीका लगवाया होता है। हमारी आदत भी है कि थोड़ा सा भी हमारी तबीयत ख़राब हो तो हम जाके ड्रिप लगवा लेते हैं, ये चीज़ें, नाइयों से शेव करवाया हो। सो इनमें से कोई भी डेंटिस्ट से काम करवाया हो, तो जिसको भी कोई भी शक हो तो एक खून का टेस्ट है सिंपल, हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग के लिए और हेपेटाइटिस सी के लिए वाइडली अवेलेबल हैं। वो ज़रूर चेक करवाना चाहिए सबको ही मेरे ख्याल से तो। और अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उससे डरना नहीं है, उसके घबराना नहीं, क्या पता नहीं क्या होगा, मैं बताऊँ ना किसी को। सीक हेल्प इज़ अवेलेबल। डॉक्टर्स ज़्यादातर सिचुएशंस में या ट्रीट कर सकते हैं या कम से कम दवाई दे सकते हैं, जिससे आपका भी रिस्क कम हो जाएगा और आपके घर वालों का भी रिस्क। और आप देखें, जब एक चीज़ का इलाज मौजूद है, आप अगर एक चीज़ को, सिम्टम्स को देखते हुए, अपनी तबीयत को देखते हुए भी इग्नोर कर देंगे, तो फिर आप खुद उसकी सीवियर कंडीशन को दावत दे रहे हैं कि भाई आ जाओ।
और सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, Sure. ज़रूरी नहीं कि आप इंतज़ार करें सिम्टम्स का, ये मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ। सिम्टम्स बहुत लेट स्टेज में जाके अलामात आते हैं, इसलिए हम स्क्रीनिंग की बात करें कि जब को आपको कोई तकलीफ नहीं है आप फिर भी जाके किसी अच्छी लैब से अपने टेस्ट करवाएं हेपेटाइटिस बी और सी ये के वक्तन लिए फ़वक्तन ज़रूरी है और हर किसी के लिए ये रिकमेंडेशन है। ना सिर्फ हेपेटाइटिस बल्कि और ऐसे 100 मसाइल आपके साथ चल रहे होते हैं कि आपको नहीं पता होता, तो स्क्रीनिंग से आपके बहुत सारे मसले इनिशियल स्टेज पे हल हो जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि आप तक इन चीज़ों के बारे में आपको अवेयर किया जाए और किसी भी बीमारी की स्वेयर कंडीशन से आपको बचाया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।